अपनी जान बचाने का, अपनी रक्षा करने का हक, क्या ये एक बुनियादी अधिकार है? बिल्कुल है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी मतलब हर किसी की सुरक्षा की भावना से सीधा जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हाल ही में भारत में इसी अधिकार से जुड़े कानूनों में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के नजरिए से समझेंगे कि आत्मरक्षा की कानूनी परिभाषा आखिर है क्या। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम रक्षा के अधिकार की जड़ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भारत का नया कानूनी कोड यानी बीएनएस क्या कहता है। इसके बाद हम उन खास हालात पर बात करेंगे जब जानलेवा बल का इस्तेमाल भी कानूनी हो सकता है। साथ ही कानून की सख्त सीमाएं क्या हैं वो भी जानेंगे। और आखिर में इस पूरे कानून के पीछे की जो फिलॉसफी है ना कि ये एक ढाल है, तलवार नहीं, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्षा के अधिकार की। ये सिर्फ कोई कानूनी नियम नहीं है जो किताबों में लिख दिया गया हो। नहीं, इसकी जड़ें इंसान के अंदर अपनी जान बचाने की एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही गहरी इच्छा में है। और ये एक ऐसी सोच है जिसे दुनिया भर के विचारकों ने माना है। महान दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने भी कहा था कि ये अधिकार एक परम आवश्यकता है। मतलब ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। ये हमारे अंदर की उस प्राकृतिक इच्छा से आता है कि हम खुद को बचाएं। कानून भी इस असलियत को मानता है कि देखिए, सरकार या पुलिस हर नागरिक की हर पल हर सेकंड रक्षा नहीं कर सकती। तो ऐसे में लोगों को अपनी रक्षा करने का अधिकार तो होना ही चाहिए। तो फिर कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि निजी रक्षा का अधिकार एक तरह की कानूनी ढाल है। ये तब काम आती है जब खतरा ठीक आपके सामने खड़ा हो और पुलिस या किसी और सरकारी मदद के आने में देर हो। ये उस गैप को भरता है जहां फौरन सरकारी मदद नहीं पहुंच सकती। और हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये अधिकार आपको हमला करने या बदला लेने के लिए नहीं मिला है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, किसी गैर कानूनी हमले को रोकना। ये पूरी तरह से बचाव के बारे में है, सजा देने के बारे में बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अधिकार भारत के नए कानूनी सिस्टम में कैसे फिट बैठता है। जैसा कि मैंने बताया, हाल ही में भारत ने अपने क्रिमिनल लॉज में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। जो हमारा पुराना 1860 का कॉलोनियल एरा का कानून था, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, उसकी जगह अब 2023 की भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न और सिटीजन सेंट्रिक यानी आम नागरिक को ध्यान में रखकर बनाने की एक बड़ी कोशिश है। इस नए कानून के पीछे कई बड़े लक्ष्य हैं। पहला तो ये कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न बनाया जाए। दूसरा, कानूनों को आसान बनाया जाए ताकि आम नागरिक उसे समझ सके। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि फोकस सजा से हटाकर न्याय पर लाया जाए। और ये जो कानूनों को सरल बनाने की बात हो रही है ना, इसका असर तो आंकड़ों में साफ दिखता है। जरा सोचिए, पुराने आईपीसी में 511 धाराएं यानी सेक्शंस थे और अब नए बीएनएस में ये घटकर सिर्फ 358 रह गए। इससे पता चलता है कि कानूनों को ज्यादा छोटा और समझने में आसान बनाने की कितनी बड़ी कोशिश हुई है। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी गंभीर, बहुत ही सीरियस परिस्थितियां हैं जिनमें आत्मरक्षा के लिए किसी की जान लेना भी कानूनी तौर पर सही माना जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 यानी सेक्शन 38 इसी के बारे में है। ये उन असाधारण, बहुत ही एक्सट्रीम मामलों को बताती है जहां आत्मरक्षा का अधिकार इतना बड़ा हो जाता है कि हमलावर की मौत भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये अधिकार बिना किसी शर्त के नहीं मिलता। कानून बहुत साफ साफ बताता है कि ये कौन सी स्थितियां हैं। अगर किसी हमले से मौत या बहुत गंभीर चोट लगने का असली और फौरन खतरा हो, या फिर रेप, किडनैपिंग जैसे घिनौने अपराध की कोशिश हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में कानून घातक बल के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। इसमें वो सिचुएशन भी शामिल हैं जहां किसी को इस तरह से कैद कर लिया गया हो कि वो मदद के लिए किसी से संपर्क ही न कर पाए। अगर हम पुराने आईपीसी के सेक्शन 100 और नए बीएनएस के सेक्शन 38 को साथ रखकर देखें तो हम पाएंगे कि जो मूल सिद्धांत हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो लगभग एक जैसे ही हैं। खतरा उतना ही गंभीर होना चाहिए, लेकिन फर्क ये है कि नए बीएनएस में भाषा को आसान और साफ किया गया है ताकि उसे समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। कानून इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी पाबंदियां भी लगाता है।
और ये पाबंदियां बीएनएस की धारा 37 में बताई गई हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आत्मरक्षा का अधिकार कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कानून हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ किसी की अपनी सुरक्षा का अधिकार है, तो दूसरी तरफ समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत भी है। तो पहली बड़ी पाबंदी यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आत्मरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता अगर वो कानूनी तौर पर और अच्छी नीयत से अपना काम कर रहा हो। हो सकता है उसका काम आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर वो कानून के दायरे में रह के काम कर रहा है तो आप उसके खिलाफ बल का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी जरूरी पाबंदी है समय। मतलब अगर आपके पास पुलिस या दूसरे अधिकारियों को बुलाने का समय और मौका है, तो आपको कानून अपने हाथ में लेने की जगह उनकी मदद लेनी चाहिए। यह अधिकार सिर्फ तब के लिए है जब खतरा एकदम अचानक और सिर पर आ गया हो। और अब सबसे जरूरी बात, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी बल का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जवाब खतरे के लेवल के बराबर होना चाहिए। जैसे कोई अगर सिर्फ एक थप्पड़ मारे तो उसके खिलाफ जानलेवा बल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बल बस उतना ही इस्तेमाल करना है जितना उस खतरे को टालने के लिए जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। चलिए अब इन सभी बातों का सार समझते हैं और इस कानून के मूल दर्शन पर, इसकी कोर फिलॉसफी पे ध्यान देते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, आत्मरक्षा का अधिकार आपकी सुरक्षा के लिए एक शील्ड है, एक ढाल है, दूसरों पर हमला करने के लिए दी गई कोई तलवार नहीं। इसका मकसद हमले को रोकना है, बदला लेना नहीं। तो आज के इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, खतरा असली और फौरन होना चाहिए। दूसरा, यह अधिकार सिर्फ बचाव का है, बदलेगा नहीं। तीसरा, इस्तेमाल किया गया बल खतरे के अनुपात में हो। चौथा, जो खुद हमलावर है उसे यह अधिकार नहीं मिलता। और पांचवा, जैसे ही खतरा टला, आत्मरक्षा का अधिकार भी वहीं खत्म हो जाता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी समाज किसी एक इंसान के अपनी जान बचाने के अधिकार और पूरे समाज में व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बनाता है? आत्मरक्षा के कानून इसी मुश्किल संतुलन को बनाने की एक कोशिश है, और यह एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी।